स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। आज क्लास 11th की बारी है। चैप्टर चल रहा है फ्लूइड। समय कम बचा है, इसलिए अब लेक्चर्स थोड़े से बड़े आएंगे और हम आज डायनामिक फ्लूइड के पेपर में पूछे जाने वाले लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज निपटा देंगे। मतलब शुरुआत करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार में वन गो में पूरा डायनामिक फ्लूइड आपके पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी आइडियल लिक्विड की। भैया ध्यान रखें, तीन बातें। आइडियल लिक्विड में कई बार बोल चुका हूं, लेकिन डायनामिक फ्लूइड क्योंकि स्टार्ट है तो रिवाज है, बोलना ही है। पहली बात, इनकंप्रेसिबल। लिक्विड होना चाहिए इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा का मतलब यह है कि डेंसिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। दूसरी खास बात, नॉन विस्कस। यानी कि नो चिपचिप। पानी किसी प्रकार से चिपचिपा नहीं होगा। तीसरा, जब फ्लो करेगा तो इररोटेशनल होगा, सीधा फ्लो करेगा, घूमेगा नहीं, वर्लपुल नहीं बनेंगे। ये तीन बातें जो लिक्विड फॉलो करेगा उसे आइडियल लिक्विड बोलेंगे और यही हमें पढ़ना है। तीसरी बात, जब हम पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड तो इसका मतलब लिक्विड कर रहा होगा फ्लो। हम कहेंगे फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में बात हो रही है। साहब, ये फ्लोइंग फ्लूइड क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड का मतलब है मूविंग स्लैश फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। जिस कंटेनर में, जिस वेसल में, जिस पाइप में लिक्विड है, अगर वो पाइप, वो कंटेनर, वो वेसल ये कह दे कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम कहने लग जाएंगे कि हाँ, हमारा जो फ्लूइड है वो डायनेमिक है, तो फ्लो करना चाहिए। ठीक। इंपॉर्टेंट जो टर्म यहां पर निकल कर आया है वो है फ्लोइंग फ्लूइड की। फ्लो क्या है? अब फ्लो निकल कर आया शब्द, तो फ्लो सीखना चाहिए। फ्लो दो प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो और यही हमारे सिलेबस में, और एक दूसरा है टर्ब्यूलेंट फ्लो। ये सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। क्या होता है स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझना, शेप रिमेन्स कांस्टेंट। आप पानी को फ्लो कराइए, लिक्विड को फ्लो कराइए, तो जिस शेप से पानी की धार गिरेगी वो शेप समय के साथ नहीं बदलेगी। ऐसा तब होगा जब स्पीड स्लो होती है, और ये तब होगा जब सक्सीडिंग पार्टिकल्स पुराने वाले पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक नल है, ना ला नल, टैप भी बोल सकते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, नल। अब साहब, इस नल से क्या हो रहा है वो देखो। यहां से लिक्विड गिरा और लिक्विड ऐसा गिरा, पतला हो गया, अलग बात है, पतला होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो शेप वो नहीं बदल रही, फिक्स्ड। ठीक, शेप फिक्स्ड। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी नल होते हैं, जब आप इसी नल को बेटा तेज खोल दोगे तो ये पानी जो है वो ऐसे 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 फ्लो करने लग जाएगा, फैलेगा चारों तरफ। ये जब फैलेगा चारों तरफ, ये टर्ब्यूलेंट है, और ये जो शेप फिक्स्ड है ये स्ट्रीमलाइन है, स्लो गिरने वाला है। ठीक है मेरी बात? होता कब है ये? होता कुछ इस प्रकार से कि यहाँ के पार्टिकल ने अगर कोई पाथ फॉलो किया, तो जो अंदर से लिक्विड बहकर आ रहा है उसका कोई लिक्विड का पार्टिकल अगर यहाँ पहुंचा तो वो वही पाथ फॉलो करेगा जो यहाँ पहले वालों ने फॉलो किया है। यहाँ पहुंचने वाला अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तो जो यहाँ दोबारा आएगा ऊपर से वो उसी पाथ को फॉलो करेगा जो उसके पहले वालों ने फॉलो किया है। यानी सक्सीडिंग पार्टिकल्स विल फॉलो द पाथ ऑफ देयर प्रीसीडिंग पार्टिकल्स। ऐसा अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे शेप बदलने वाली नहीं, शेप फिक्स रहेगी। ये सिर्फ तब हो सकता है
जब स्पीड फ्लो की स्लो रखी जाए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे स्ट्रीमलाइन, जिसको कई बार लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, खत्म हो जाएगा, वो टर्बुलेंट बन जाएगा। हम स्लो फ्लो की बातें कर रहे हैं, धीमे पानी बहना चाहिए, स्ट्रीमलाइन रहना चाहिए। स्ट्रीमलाइन में सबसे पहली जो कहानी है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इंपॉर्टेंट है, और ये मानकर चलिए कि जितने प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे इस डायनामिक फ्लूइड में, वहां पर ये इस्तेमाल जरूर होगा। और इसके बारे में अगर जानकारी निकालनी है तो आपको कहना चाहिए इट इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस लॉ। कॉमन सेंस प्रिंसिपल। आखिर ये चीज कॉमन सेंस प्रिंसिपल कैसे बोल दी जा रही है, समझते हैं। देखो मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई पाइप है जो आगे जाके पतला हो गया है, यहाँ पर ऐसा हो गया, और इसके अंदर आपने कुछ लिक्विड भर रखा है। ये पाइप पीछे भी है और ये पाइप आगे भी। ऐसा मत समझिएगा कि पाइप काट दिया गया, बस ये पीछे भी आगे भी हम एक सेगमेंट ले रहे हैं पाइप का। इस पाइप में कुछ ना कुछ लिक्विड लगातार इनपुट कराया जा रहा है और कुछ ना कुछ लिक्विड लगातार आउटपुट हो रहा है। अगर हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल ले रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस फ्लो कंसीडर किया जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब जितना पानी आ रहा है वैसे ही पानी बाहर निकल रहा है, ना अंदर गैप बन रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो एक बात तय है कि जितना पानी इनपुट करेगा उतना ही पानी आउटपुट भी करेगा। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे? मान लो ज्यादा पानी इनपुट हुआ पर कम पानी आउटपुट हुआ, तो इसका मतलब पानी अंदर कंप्रेस हो गया। और तुमने आइडियल फ्लूइड में पहले ही बोल रखा लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल्स। अच्छा, दूसरी बात, अगर कम पानी आया और ज्यादा पानी निकल गया, मतलब बीच में गैप बन गया, वैक्यूम बन गया, वो भी पॉसिबल नहीं। तो कंटीन्यूअस फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां चर्चा करने लग जाएं कंटीन्यूअस फ्लो की, कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड की बातें करने लग जाएं, तो कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड ये बताएगा कि भाई आपका जो मास इनपुट है बराबर क्या हो जाएगा? मास आउटपुट। ये हो गया, मास इनपुट बराबर मास आउटपुट। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है और यही है हमारा कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में अगर कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है तो जितना मास किसी एक सेगमेंट में इनपुट करेगा उतना ही मास किसी दूसरे सेगमेंट से आउटपुट भी होगा, और यही लॉ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है, उसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। आपके लिए पाइप बना हुआ है, हम मानते हैं कि बेटा यहां से जो पानी है या लिक्विड जो भी, वो किसी v1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और यहां से जो लिक्विड है वो किसी v2 वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है। सर वेलोसिटी क्यों अलग मान रहे हो सकता है कि पतले और मोटे होने की वजह से वेलोसिटीज बदल जाएं। तो तुम यहां पर एक बात लिखो, इन टाइम dt टाइम के अंदर कितना लिक्विड अंदर जाएगा। तो तुम जानते हो कितना अंदर लिक्विड जाएगा? जो डिस्टेंस अंदर ट्रेवल करेगा वो चीज v1 dt होगी, स्पीड इनटू टाइम्स डिस्टेंस। और कितना लिक्विड बाहर आएगा तो वो ऐसे बाहर आएगा, और तुम इस दूरी को कहोगे सर v2 इंटू dt। ये हुआ कितना मास इनपुट किया, तो जरा वो निकाल लो। तुम कहोगे मास इनपुट, मास इनपुट का मतलब है इन टाइम dt। dt टाइम में कितना मास अंदर, क्या देखना बस। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो मानी जाए तो ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का वॉल्यूम लिख लेते हैं। एरिया बेटा a1 है, v1 dt इसकी लंबाई है, तो लंबाई इंटू एरिया इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसी तरह बेटा इतने ही टाइम में मास आउटपुट लिखा जाए, तो जब आप बेटा मास आउटपुट लिखोगे इन टाइम dt तो क्या होगा? तो यहां पे मास आउटपुट लिखोगे इतने जोन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये जोन के वॉल्यूम में देखोगे तो a2 एरिया है और v2 dt लंबाई और डेंसिटी रो है, तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर मास आ जाएगा। और तुम कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे और कहोगे कि भैया मास इनपुट इक्वल टू मास
आउटपुट अगर समय सेम लिया जाए तो, वरना तुम कहोगे 1 घंटे का इनपुट और आधे मिनट का आउटपुट, तो लॉजिक नहीं है ना उसका भी। तो समय dt dt दोनों में लिया, तो हम इनपुट का समय लिखेंगे a1 v1 dt रो और आउटपुट लिखेंगे a2 v2 dt रो। तो आप देखेंगे कि dt dt रो रो कट जाएगा, आपके पास a1 v1 इक्वल टू a2 v2 आ जाएगा। और यहां से आपको देखने को मिलेगा कि सर ये बन गया कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल, दैट इज ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये बेटा ए वी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ गई। ए वी की वैल्यू कांस्टेंट आने का मतलब अब यहां से तुम ये निकालोगे कि जो वेलोसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, यानी सीधी सीधी बात निकल कर आई कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी घट जाएगी, और अगर आपने एरिया घटा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना? ऐसे ऐसे याद रखना। अब तुम पाइप सोचो, जब गार्डनिंग करते हो और पानी देना होता है, पाइप छोटा पड़ जाता है तो हाथ लगा देते हो पाइप में, दूर तक पानी जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, आप एरिया कम कर देते हैं। तो वही कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल है, बिल्कुल लल्लू है, आराम से काम चल जाएगा। चलिए कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल पे एक छोटा सा सवाल लगा लेते हैं। ठीक, छोटा सा सवाल क्या है, गौर से देखिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पाइप है जिसका एरिया कुछ 3a है, यहां से किसी v वेलोसिटी से लिक्विड आ रहा है। यहां का जो एरिया है वो बेटा a है, और यहां का भी जो एरिया है बेटा वो भी a है। यहां पर अगर फ्लूइड तुम ये पा रहे हो कि किसी v वेलोसिटी से ही जा रहा है, तो यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। ठीक, इस तरह की बातें करनी है। चलो करते हैं। देखो यहां से फ्लूइड आ रहा है, यहां से फ्लूइड जा रहा है, यहां से फ्लूइड जा रहा है। तुम इतना जानते हो कि ये इनपुट का केस है, अगर तुम देखो, और ये दोनों मिलकर आउटपुट का केस बन रहे हैं। ये भी बेटा आउटपुट का केस बन रहा है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बात बन जाएगी, यानी इनपुट बराबर आउटपुट। यानी ऐसा कह सकते हो कि 3a इंटू वी मस्ट बी इक्वल टू, इसका एरिया कितना बेटा a, वेलोसिटी कितनी v, प्लस भाई साहब का एरिया कितना a, वेलोसिटी कितनी v प्राइम, मुझे v प्राइम नहीं पता, तो यहां पर इसको उछाल कर बेटा इधर ले जाओ, तो आया 3av माइनस av इक्वल टू av प्राइम। 3av माइनस av इज नथिंग बट 2av इक्वल टू av प्राइम। a से a कैंसिल, तो v प्राइम की वैल्यू आ गई बेटा 2v, और आपको पता चला कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 2v है, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पे इतनी वेलोसिटी से ही फ्लूइड जा रहा है। ठीक, इस तरह से, तो इस प्रकार से हम सवाल लगा सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। ठीक है, चलो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे आते हैं। इस चैप्टर का जो कोर है, सार है, वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे है। मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल पे छोटा शॉर्ट भी बनाया है, वो देखें, इनकी कहानी भी आपको पता चलेगी। शानदार आदमी। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशंस हैं, कुछ खास नहीं। सबसे पहली बात, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक पाइप है जिसका एक छोटा सा सेगमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। डू नॉट थिंक कि हम पूरा पाइप ले रहे हैं, इसके आगे भी पाइप है, इसके पीछे भी पाइप है, हमने एक सेगमेंट कंसीडर कर रखा है। यहाँ पर एक बेस लाइन है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी 0 जोन मानेंगे। ठीक, ग्राउंड मान लेते हैं इसे। ठीक, अब देखें बॉस, इस सेगमेंट की मीन हाइट को हम यहाँ पर h1 नाम दे देंगे, और इस सेगमेंट की मीन हाइट को हम h2 नाम दे देंगे। आप डायग्राम बदल भी सकते हैं, ऊपर और नीचे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को ऊपर किसी को नीचे कर दें, नो डाउट। लेकिन स्कूलों में इसी तरह के डायग्राम्स बनते हैं, तो आप सब स्कूल के साथ भी कंफर्टेबल रहें, इसलिए यही डायग्राम बनाया जा रहा है। ये रहा, ठीक है भाई। अब गौर से देखो, यहाँ पर एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, तो कॉमन सेंस है कि जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पर किसी V1 वेलोसिटी से एंटर करेगा, यहाँ किसी V2 वेलोसिटी से एग्जिट करेगा। तो यहाँ लिखते हैं V1 और यहाँ लिखते हैं बेटा V2।
अब गौर से देखना, ये जो पोर्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ का प्रेशर लिख लेते हैं P1 और ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ का प्रेशर लिख लेते हैं P2। ठीक, तो कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करो तो तुम तुरंत ही कह दोगे कि A1 V1 की जो वैल्यू है वो A2 V2 के सीधा सीधा बराबर है, इसमें ज्यादा कोई लाग लपेट की बात नहीं है और ये हर जगह काम आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे भी डायनामिक फ्लूइड है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप तुरंत लिख लें। अब यहाँ पर देखें दो तरह की फोर्सेस वर्क कर रही हैं। पहली फोर्स वर्क कर रही है प्रेशर वाली, जो प्रेशर की वजह से फोर्स आएगी और यहाँ पर प्रेशर की वजह से अंदर फोर्स आएगी, ये वर्क कर रही है। दूसरा वर्क कर रही है ग्रेविटी, क्योंकि इनकी हाइट चेंज हो रही है। दोनों फोर्सेस के वर्क डन का जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो चलो एक काम करो, एक बात लिखो, इन टाइम dt, dt टाइम के अंदर कितना पानी इनपुट हुआ, कितना पानी आउटपुट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। लॉजिकली जितना पानी इनपुट हुआ उतना ही आउटपुट हुआ, वो तो बराबर ही रहने वाला। तो उसको मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो देखना। जो प्रेशर यहाँ काम कर रहा है उस प्रेशर की वजह से अंदर की दिशा में एक फोर्स आ रहा होगा। ठीक, जो फोर्स आ रहा है उसे हम F1 बोल रहे हैं, जिसको P1 A1 बोलना चाहिए। और dt टाइम में आप पाओगे कि कुछ दूरी ये अंदर घुस जाता है। कितना अंदर चला आता है तो तुम कहोगे V1 dt। ठीक, ये और इसी प्रकार से ये जो जोन है, यहाँ पर लिक्विड जो बाहर आएगा वो आएगा V2 dt, लेकिन इस जोन में P2 प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, तुम कहोगे F2 है और ये है P2 A2, ये फोर्स। ठीक, तुम अलग अलग कहानी लिखो। देखो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसके बारे में देखना। देखो ये वाली फोर्स dt टाइम में पॉजिटिव वर्क कर रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट v1 dt और फोर्स F1, तो तुम कहोगे कि F1 इंटू v1 dt का पॉजिटिव वर्क होता है। और यहां पर देखोगे तो F2 इंटू v2 dt का नेगेटिव वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स प्रेशर की अंदर की तरफ है और फ्लूइड तो आखिरकार बाहर आ रहा है। ये टोटल वर्क है, तो मैं यहाँ पे माइनस ठीक से लगा देता हूँ। F1 को गौर से देखना, F1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, P1 A1 V1 dt माइनस F2 को लिखेंगे P2 A2 और फिर आया V2 dt। ये रहा, तो ये वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स आ गया और एकदम कमाल की चीज आई है। सही साठ एक्सप्रेशन है, डब्बे में बंद कर लें। अब बेटा चर्चा करें वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो कैसे लिखा जाएगा? ग्रेविटी का वर्क डन जो है वो इस तरह लिखा जाएगा कि पहले पार्टिकल की हाइट या लिक्विड की हाइट h1 थी, अब लिक्विड की हाइट h2 है। ग्रेविटी लग रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। पहली बात तो ये आया। ठीक, और अब हमें लिखना चाहिए dm इंटू g इंटू h2 माइनस h1। h2 माइनस h1 इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल हाइट h1 सॉरी h2, इनिशियल हाइट h1, तो mgh2 माइनस mgh1 ये हमारा वर्क डन होगा। वही मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और माइनस इसलिए कि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, लिक्विड ऊपर जा रहा है। और dm का क्या मतलब है? dm का मतलब उतने लिक्विड से है बेटा जितना लिक्विड dt टाइम में एंटर कर रहा है। ये लिक्विड जो मैं शेड कर रहा हूँ, और उसका कारण ये है कि जब तुम ज्यादा बड़ा समय लोगे तो लिक्विड अपनी वेलोसिटी से आगे तक आ जाएगा तो एरिया बदल जाएगा। एरिया बदल जाएगा तो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे लगा नहीं पाओगे, इसलिए हम छोटा टाइम dt लेके चलते हैं। तो dm की चर्चा कर लोगे। dm क्या है? सबसे पहली बात, dm का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा? तो मैं इनपुट वॉल्यूम की बातें कर लूं, देखना गौर से। इनपुट वॉल्यूम देखना, इनपुट का मास, ये इनपुट के मास का मतलब होगा बेटा A1 V1, ठीक, ये वॉल्यूम हो गया इनटू dt। देखो ये वॉल्यूम हो गया, V1 dt लंबाई, A1 इसका एरिया, वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी। और अगर मैं dm आउटपुट लिखूं तो dm आउटपुट जो होगा वो होगा A2 V2 dt इंटू रो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को देखोगे, क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू माइनस
डीएम की जगह आउटपुट वाली बात करनी, क्योंकि जब H2 की बात करेंगे तो आउटपुट की बात करेंगे, H1 की बात करेंगे तो इनपुट की बात करेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं A2V2 dt इंटू रो इंटू जी। ठीक, दूसरी बात H2 माइनस A1V1 dt रो जी और फिर ये H1। जरा माइनस खोल लीजिए, बाहर कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 1 वाला प्लस और 2 वाला माइनस हो जाएगा। आपको दिखाई दिया कि A1V1 dt इंटू रो इंटू जी H1 माइनस A2V2 dt इंटू रो इंटू जी और फिर ये H2। ये रहा आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपके दिमाग में वर्क डन बाय ग्रेविटी का भी एक्सप्रेशन रहना चाहिए। अब आप करिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखें, जब ये पोर्शन यहां पर है, तो ये पोर्शन जब यहां पर है तो लॉजिकली इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी v1। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m dm, इस पोर्शन का dm, जितना पोर्शन हमने अंदर रिलेट किया, इनटू v1 स्क्वायर। कितना पोर्शन बाहर आया? उतना ही मास बाहर आया, dm, हाफ dm इनटू v2 स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां से यहां आने में उतने पोर्शन लिक्विड की। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर्शन वहां पर और जो पोर्शन यहां पर, इनकी काइनेटिक एनर्जीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और होगा भी क्योंकि मास सेम है और वेलोसिटीज अलग अलग है। चेंज तो आना ही है, चेंज इसलिए आना है कि दो फोर्सेस वर्क डन कर रही हैं। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां लिख लेना चाहिए। लिख लेते हैं, आईडी बताइए। वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी के बाद काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखते हैं। चेंज इन, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखना चाहिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां से लिखेंगे, हम लिखेंगे हाफ इनटू dm इनटू v2 स्क्वायर। हाफ तो बेटा हाफ रहा, और dm फाइनल है, मतलब आउटपुट वाला है, तो मुझे आउटपुट का मास लिखना चाहिए dm। dm का मतलब लिखा जाएगा A2V2 dt टाइम्स रो इनटू v2 स्क्वायर। ठीक, के इनिशियल देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी का लिक्विड हमारे पाइप में इनपुट हुआ, तो तुम कहोगे कि हाफ, जितना लिक्विड इनपुट हुआ था उतना ही आउटपुट हुआ, तो इसलिए हाफ dm इनटू v1 स्क्वायर। हाफ को बेटा हाफ रहना दो, dm की जगह इनपुट वाला dm डालो, तो आप डालोगे A1V1 dt इंटू रो और उसके बाद यहाँ पे v1 स्क्वायर। ये आपके काइनेटिक एनर्जीज के एक्सप्रेशन हो गए फाइनल वाला, और एक एक्सप्रेशन जो है बेटा वो हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो उसमें देखिएगा, इसी को मैं यहां पे कहूंगा तुम्हारे लिए कि यूज, देखना बेटा जगह कम बची है, उसके बाद स्पेस नहीं है, इसलिए इसको यहां पे लिख देता हूं, यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? गौर से देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सारी फोर्सेस का वर्क डन जो है वो मिलाकर के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर हुआ करता है। ठीक, कौन कौन सी फोर्सेस का वर्क डन है? प्रेशर फोर्स का वर्क डन है, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल के इनिशियल। सारा इंग्रेडिएंट हमने तैयार कर लिया है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने की बारी आ रही है। देखो भाई, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, फिर लिखेंगे प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहां से एक्सप्रेशंस चोरी करने हैं जो हमने निकाल के लाए हैं। देखो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 dt। तो यहां पर वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स लिख लेते हैं। हम लिखेंगे P1 V1 A1 dt। ठीक, देखो भैया क्या यही एक्सप्रेशन है? हाँ यही है, और फिर यहां पर माइनस लगा के आ रहा है P2 V2 A2 dt। ठीक, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी को जरा चोरी करो। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो क्या है? A1 V1 dt रो g H1। और लिख लेते हैं A1 V1 dt रो g H1। जरा एक बार दोबारा चेक करो एक्सप्रेशन सही है। A1 V1 dt रो g H1, A1 V1 dt रो g H1। ठीक, फिर माइनस करके A2 V2 dt रो g H2 ऐसा लिखा जाना चाहिए। अब यहां पर सामने फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ A2 V2 dt रो v स्क्वायर। तो वही चीज इनिशियल वाले में A1 V1 dt रो v1 स्क्वायर।
तो हम लिख रहे हैं हाफ A2 V2 dt रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ A1 V1 dt रो V1 स्क्वायर। ये रहा आपके साथ, ये केस बन गया पूरा। अब इसमें आप क्या करें, सबसे पहली बात कि यूजिंग एंड नाउ कर दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा लगाइए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करिए और कहिए कि A1 V1 जो है वो बराबर हो जाएगा A2 V2 के। ये प्रिंसिपल जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे तुरंत आपके हाथ में हथियार आएगा और आप कहोगे A1 V1 A2 V2 A2 V2 A1 V1 A1 V1 A2 V2 हर जगह से कॉमन लेके कट जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि सर dt जो टाइम है ये भी हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है, हर जगह कॉमन है, आप लिख पा रहे हैं। ये सब कट गया। अब कटने के बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन को दोबारा लिखिए। यहां से आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, P1 प्लस P2 सॉरी P1 माइनस P2। उसके बाद यहां देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस रो GH1 माइनस रो GH2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन होगा। 1 वालों को एक तरफ और 2 वालों को एक तरफ ले आइए तो 2 वाला इधर आ जाएगा, 1 वाला इधर आ जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, बनेगा P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन और इसे ही हम कह रहे हैं कि भैया बर्नौलीज थ्योरम है। इससे भी खास बात क्या है, गौर से सुनना। तुम जानते हो कि अगर कभी इस तरह की इक्वेशन लिखी है तो गौर से देखो, ये कह रहा है कि जगह बदलने पे, पाइप के लोकेशन बदलने के साथ P1 बदल के P2 हो सकता है, H1 बदल के H2 हो सकता है, V1 बदल के V2 हो सकता है, लेकिन इन तीन क्वांटिटीज का जो सम है वो बराबर रहेगा। P1 P2 बदल सकता है, इस तरह से आपस में इंटरचेंज होंगे कि इन क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट रहेगा। तो तुम यहां लिखने वाले हो P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन है। क्लियर है मेरी बात? ये जो चीज है ये कहलाती है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ध्यान रखिए, ये सारी जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, ये सारी क्वांटिटीज देखने में ऐसी लगती है कि प्रेशर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सारी क्वांटिटीज प्रेशर की वैल्यू के बराबर जरूर है, लेकिन ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी असल में जब हम लोग थ्योरम लिखी थी तो वर्कडन लिखे थे, यानी सबकी यूनिट्स एनर्जी वाली यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा कहना चाहिए कि जो P टर्म है इसे हम यहां नाम देते हैं बेटा प्रेशर एनर्जी। क्या नाम देते हैं? प्रेशर एनर्जी। जो ये रो GH है इसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो हाफ रो V स्क्वायर है बेटा, इस हाफ रो V स्क्वायर को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है। हो क्या गया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ली गई है। इन सारी एनर्जीज में वॉल्यूम से डिवाइड कर करके निकाला गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हैं। तो हर तरह की जो एनर्जीज है इनका जो सम है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या है? कांस्टेंट। और ये एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में। यही है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसीलिए कहा था कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो इसकी डेफिनेशन भी ऊपर कहीं लिख देना, समझ आ रही है? चलो लिख देते हैं आपके लिए। देखो कहाँ लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। ऊपर लिखा जा रहा है, या अभी अभी कलर लिया, आया भी नहीं। सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल and kinetic energy of an ideal fluid flowing streamlined आते
इज कांस्टेंट। ध्यान दें, कह रहा है कि जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, किसी स्ट्रीमलाइन फ्लोइंग फ्लूइड में जो कि आइडियल नेचर का हो, उसकी ये एनर्जीज का सम हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। और ये है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। प्रूफ आपके सामने है, जो मैंने प्रूफ कराया है ये डिफरेंशियल प्रूफ है, यानी ये हर स्तर पे काम करेगा। इसके एवरेज प्रूफ हमेशा सत्य नहीं होते, इसलिए काम करेगा ही करेगा। जो मेथड मैंने यूज किया है इसे आप यूज करें, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करें, और स्पेशली ये बात कहें कि पहले वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स निकालें, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालें, फिर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें। आफ्टर इट आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बाद आप काटापीटी करिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके। बस उसके बाद क्या है, खेल खत्म, पैसा जमा, आ गया आंसर आपका। ये है आपकी बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है, मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा हो जाता कि पाइप ऐसा होता, फिर पाइप नीचे से ऐसा होता, हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल होने में कोई बुराई नहीं, बट पाइप ना ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और इसके बाद पाइप आगे चला गया। ये अब लिक्विड जो आ रहा है वो तो भैया पीछे से आ रहा है, यहां से लिक्विड आ रहा है। अब जो लिक्विड है आइडियल है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, आगे जाएगा। और अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो इसको लिख लो कि पाइप इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि चाहे मैं ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं और चाहे मैं ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, ग्राउंड से जो मीन हाइट है दोनों पाइप की वो सेम है, तो रोजियच वाला टर्म कट जाएगा। इसलिए क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, यहां पे वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं। एरिया बेटा यहाँ का a2 है, एरिया बेटा यहाँ का a1 है, और आप सबको ये बात पता है कि जहां का एरिया कम होगा वहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1। यहाँ का प्रेशर P2 लिख लेते हैं, यहाँ का प्रेशर P1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। जब आप बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखोगे P2 प्लस रो जी एच, क्योंकि मीन हाइट दोनों की बराबर, हॉरिजॉन्टल पाइप है हमारे पास, हाफ रो V2 स्क्वायर, तो रो जी एच से रो जी एच कट जाएगा, और यहाँ आप लिखोगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आपको इस इक्वेशन को बहुत कॉशियसली देखना है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स 10th क्लास का कंपैरिजन वाला प्रोसेस इस्तेमाल करना है, और आपको कहना है कि यार V2 जो है ना वो बड़ा है V1 से, और V2 बड़ा है V1 से, ये इस तरह से कह सकते हो कंटिन्यूटी से, तुमको पता है पाइप पतला कर दिया, रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। अब अगर V2 बड़ा है V1 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म इस टर्म से बड़ा है, और दोनों का सम बराबर है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर 1 प्रेशर 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो सम बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फ्लूइड फास्ट फ्लो कर रहा है तो वहां पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी जितनी ज्यादा फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी उतना प्रेशर घट जाएगा, जितनी फ्लूइड की वेलोसिटी घटेगी उतना प्रेशर बढ़ जाएगा अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम कहेंगे कि एक नया डिवाइस बनाएंगे जिसको बोलेंगे बेटा वेंचुरी मीटर। तो बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो केस है वो है वेंचुरी मीटर। तो देखो भाई वेंचुरी मीटर क्या होता है, आपके लिए वेंचुरी मीटर के नाम पर ऐसा एक डिवाइस दिया जाएगा, ठीक, यहाँ पर इस तरह से, यूं, और इस पाइप को फिर पतला कर दिया जाएगा, ठीक है, यहां से लाएगा, और इसे दोबारा मोटा कर दिया जितना ये पहले था। और इस तरह के पाइप्स के सेटअप को हम कह देते हैं कि ये वेंचुरी मीटर। जहां छेद बनाया है वहां पर एक बढ़िया सा पाइप सेट कर देंगे, जहां छेद बनाया है वहां बढ़िया सा पाइप सेट कर देंगे, जहां छेद बनाया है वहां पाइप सेट कर देंगे,
पाइप के पतले और मोटे होने पे फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है लिक्विड का प्रेशर जो है वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। आप पाते हैं कि यहाँ से फ्लूइड फ्लो करके आ रहा है और क्योंकि उसे ऊपर भागने का रास्ता मिल रहा है, लिक्विड के फ्लो की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर तो है ही, तो जहां जहां रास्ता मिलेगा वहां वहां लिक्विड भागेगा। और लिक्विड को अगर पाइप्स में ऊपर वर्टिकल कॉलम में चढ़ने का मौका मिले तो हमारा लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, ये तय बात है। तो अगर लिक्विड चढ़ रहा है तो यहाँ भी चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक रफ आइडिया तो लगा ही सकते हैं। यहाँ पर कितना चढ़ेगा इसका भी अंदाजा नहीं, पर एक रफ आइडिया जरूर लगाएंगे। ध्यान दीजिए, लेफ्ट वाले कॉलम में लिक्विड राइज ज्यादा होगा और राइट वाले कॉलम में जो है बेटा वो लिक्विड राइज कम होगा। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें। कैसे कम और ज्यादा आपने आंक लिया, तो आंकने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा कि ये वो पोर्शन है जहां का एरिया A1 मान लेते हैं, A1 बड़ा है तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी V1। यहाँ का एरिया देखो बेटा तो वो A2 बोल देते हैं, छोटा है तो यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी। और आपको पता है कि वेलोसिटी ज्यादा होने से बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर कम हो जाएगा। कारण ये है कि आपने पाइप हॉरिजॉन्टल रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस लोकेशन पर मैं प्रेशर की बातें करने लग जाऊं कि भैया क्या है प्रेशर, तो तुम यहाँ पर प्रेशर बोलो P1 और इस पाइप के नीचे यहाँ पर प्रेशर पूछो तो तुम कहो P2। तुम ये जानते हो कि V2 बड़ा है V1 से, इसलिए P2 जो होगा वो छोटा होगा P1 से। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा P1 पर और P2 का प्रेशर कम। जब यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो पाइप में पानी ज्यादा ऊपर उठेगा और एक वक्त जाकर सेटलमेंट ये हो जाएगा कि फ्लो की वजह से जो प्रेशर आ रहा है और इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर आ रहा है बराबर हो जाएगा। तो ना लिक्विड नीचे गिरेगा और ना लिक्विड ऊपर राइज करेगा, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो आप इस कॉलम की हाइट को तो चुपचाप से H1 बोल देंगे और इस कॉलम की हाइट को बेटा आप चुपचाप से H2 बोल देंगे। तो जो इन कॉलम्स का डिफरेंस है ये बेटा H2 माइनस H1 होगा, जिसे हम अंततः H बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात? एकदम सिंपल। अब ये दो पॉइंट्स जो हमने बनाए अपने सहूलियत के लिए, एक ये A और एक ये B, ये पॉइंट्स हमने बनाए। ठीक, इन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। देखना बेटा, ये जो पॉइंट्स तुमने बनाए उसमें तुम लिखोगे यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें A और B के बीच में। तो यहां लिख लेते हैं बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। तो A पॉइंट पर तुम लिखोगे प्रेशर P1 और फिर ρgh का टर्म इस बार नहीं आएगा, कारण ये कि हॉरिजॉन्टल है। मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको शायद बता रखा है कि ये हॉरिजॉन्टल वाला टर्म कट जाता है। तो जब भी पाइप सेम मीन हाइट पर होंगे तो ρgh का टर्म नहीं लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे हाफ रो V1 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये आ गया भैया? बिल्कुल आ गया। चलो एक काम, यहाँ से ऐसे लिखो P1 माइनस P2, लेफ्ट में लिया ऐसे, और रो भी हाफ रो V1 स्क्वायर को राइट में ले लो। तो लिखा गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अब जरा P1 प्रेशर को सोचो, लिक्विड की वजह से प्रेशर हो या इस पूरे कॉलम की वजह से प्रेशर हो, वो प्रेशर तो बराबर ही है। तो P1 के बारे में अगर तुम विचार करोगे तो P1 को लिखोगे रो जी H1 और P2 के बारे में अगर तुम विचार करोगे तो लिखोगे रो जी H2। तो बस P1 माइनस P2 को अगर तुम विचार करो तो क्या लिखोगे? तुम लिखोगे रो जी बाहर और अंदर बचा H1 माइनस H2 और यहाँ पे हाफ रो बाहर और यहाँ आया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये बचा। अच्छा H1 माइनस H2 तुम यहाँ लिख चुके हो कि वो तो H के बराबर है, यानी कॉलम में जो डिफरेंस आया उसके बराबर है। तो तुम्हारे लिए वो रो जी H1 माइनस H2 ना होके रो जी H बन गया। H इज द डिफरेंस इन कॉलम, ऐसे तुम्हें लिखना चाहिए, डिफरेंस इन कॉलम, कॉलम का डिफरेंस ही इक्वल टू। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाफ रो और अंदर लिखा हुआ है बेटा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप अल्टीमेटली इस पूरे तमाशे से V1 और V2 फाइंड करने जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं।
कारण ये है कि जब आप ये सेटअप लगाओगे तो कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ा है ये तो इस कॉलम की रीडिंग से ही आप पता कर सकते हो, जो इसमें कॉलम में रीडिंग बनी होगी उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो एच तो आप प्रैक्टिकली मेजर कर पाओगे, कितनी स्पीड से लिक्विड आ रहा है इस पाइप में और पतले वाले पाइप में, ये दोनों स्पीड जहां से पता चल जाएंगी। तो वेंचुरीमीटर इज नथिंग बट अ डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप एंड कंसेक्यूटिवली अगर हम इसमें v1 v2 पता कर पाए, स्पीड पता कर पाए, तो हम ये भी पता कर पाएंगे कि 1 सेकंड में कितने लीटर पानी पाइप से बह गया। तो फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करने का डिवाइस वेंचुरीमीटर है। तो ये जब यहां तक पहुंच जाते हैं इसकी मैकेनिक्स करते हुए तब जाके पता चलता है कि अच्छा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आइडिया है इसका। अब कुछ खास नहीं, रो से रो कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की जगह बच रहा है, रो से रो कैंसिल हो गया है, gh और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2gh ये बन गया। अब लड़ाई सर इस बात की है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं v1 और v2, इक्वेशन साहब एक ही, और जब एक इक्वेशन और दो वेरिएबल हुए तो बड़ी नाइंसाफी, ये काम तो नहीं बनने वाला। तो यहां से तुरंत यूज करो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने कहा था जहां भी फंसोगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए तुम सारे तमाशे कर सकते हो। क्या होगा कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल से? तुम लिखोगे a1 v1 दैट इज इक्वल टू a2 v2, हर तरह का काम करेगा। यहां से अगर मुझे v1 निकालना है तो v1 की वैल्यू क्या आएगी? a2 अपॉन a1 इंटू v2। क्लियर है मेरी बात? जस्ट इस v1 को पुट कर दें इस इक्वेशन में जो ऊपर लिखी हुई है, तो मेरे पास आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का मतलब इस पूरे तमाशे का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर इनटू v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहां से बच्चा v2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और यहां बचेगा बेटा 2gh। एलसीएम ले लीजिए इसका, v2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहां पे ये आएगी a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर, और सामने जो बच रहा है दैट इज 2gh। इस पूरे तमाशे को राइट में भेज दो, तुम लिखोगे v2 स्क्वायर इक्वल टू, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा a2 स्क्वायर 2gh डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब यार तुम्हें तो v2 स्क्वायर थोड़ी निकालना था, तुम्हें तो v2 निकालना था, तो स्क्वायर है तो a1 बचेगा और बाकी सारा खेल तमाशा रूट के अंदर है। ये बना बेटा 2gh डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। दिस इज what we call as the velocity of fluid in the पतला वाला पाइप। इस पतले वाले पाइप में ये वेलोसिटी होगी। अब गौर से देखो, तुमने जो मोटा पाइप लगाया और पतला पाइप लगाया वो तो तुमने लगाया, तुम्हें उनके एरिया नहीं पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो a1 a2 a1 जो भी वैल्यूज हैं यहाँ तुम पहले पुट कर लो, g की वैल्यू 9.8 तुम्हें पता होती है, 2 तुम्हें पता होता है, तो इस h को अलग करके बाकी सारी वैल्यूज तुम्हें पहले से पता है कांस्टेंट। अब जितनी हाइट में डिफरेंस इन कॉलम्स में दिखाई दे वो यहां डालते जाओ और एक कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई कराते जाओ। क्या तुम्हें स्पीड पता चली? हाँ पता चली। इसी तरह से सिमिलरली अगर इसे ही सॉल्व करोगे और आगे तो बिल्कुल एक आइडेंटिकल रिलेशन मिलेगा v1 का। v1 के रिलेशन देखो, v2 के रिलेशन में सामने a1 आ रहा है और v1 के रिलेशन में a2 आ जाएगा, और अंदर का खेल तमाशा सेम रहेगा, वो होगा 2gh होल डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये रहेगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज है, खुद भी कर सकते हैं और उसमें कोई तमाशा नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने v1 निकाला ऊपर डाला, वैसे यहाँ से v2 निकाल कर फिर से ऊपर डाल देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, एग्जैक्ट सेम रिलेशन आता है। मेरी बात समझ आएगी? बिल्कुल समझ आएगी, क्यों नहीं समझ आएगी सर? बढ़िया पढ़ाया। तो ये कहानी खत्म होती है वेंचुरीमीटर की। आप v1 v2 निकाल सकते हैं, मैंने पहले कहा a1 a2 and g आर कांस्टेंट टर्म्स, आपको पहले से पता है, वैल्यू पुट कर लीजिए, हाइट का डिफरेंस देखिए, वेलोसिटी पता कर लीजिए, हाइट का डिफरेंस देखिए, वेलोसिटी पता कर लीजिए। तो आपको पानी को चलते हुए नहीं देख रहा है, सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड, जो कॉलम में स्टैटिक फ्लूइड सेटल हो गया है, इसकी हाइट का डिफरेंस देखकर आप लिक्विड की वेलोसिटी बता सकते हैं। लिक्विड की वेलोसिटी से खास बात क्या है, एक और बात बताता हूं आपको, थोड़ा बहुत इरेज करता हूं चीजें, फिर बात बनेगी कुछ, इसको इरेज करता हूं। मैं ये आपको कहता हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब है कि लिक्विड 1 सेकंड में कितना अमाउंट में बाहर आ गया, कितना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आ गया। इफ आई वांट टू नो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा एरिया इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो एरिया इनटू वेलोसिटी इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड बोलेंगे। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड तुम बोलने लग गए हो, इतने ज्यादा जब समझदार हो जाओ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड तुम बोलने लग जाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ कहीं खेल करना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ भी लिख लेते हैं, देखना गौर से। अगर रेट ऑफ फ्लो की बातें कर रहे हो तो तुम इसे चाहे A1 V1 लिख लो और चाहे A2 V2 लिख लो, सब एक ही बात है, एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर A1 ले रहे हो तो V1 लेना पड़ेगा, A2 ले रहे हो तो V2 लेना पड़ेगा, और दोनों बराबर ही आने वाले हैं क्योंकि तो कॉन्टिन्यूटी का ही प्रिंसिपल हो गया है। तो गौर से V1 का फॉर्मूला तुम निकाल चुके हो, A2√2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और V1 के साथ A1 का मल्टीप्लाई कराना है। तो रेट ऑफ फ्लो जो है वो यहां से आने वाला है, A1 पहले रखा, बाद में V1 की वैल्यू डाल दी, दैट इज A2 स्क्वायर रूट ओवर 2GH होल डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है, जैसे रेट ऑफ फ्लो का नाम दिया जा रहा है, ये रेट ऑफ फ्लो जो है पर यूनिट टाइम पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो होके पाइप से बाहर निकल गया, ये बता रहा है। तो वाटर लाइन सप्लाई में हमें ये कैसे पता चलता है कि इतने गैलन्स ऑफ वाटर हमने सप्लाई कर दिया, वो एक्चुअली इसी से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है। ये पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है वो है, और इसके बाद अगर मैं इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कितना लिक्विड फ्लो हुआ ये मालूम चल जाएगा। इस तरह से हम इसमें काम किया करते हैं। ये है वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो टर्म बच रहा है, एक टॉपिक बचता है इसको खत्म करने में, वो है टॉरिसेलिस थ्योरम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। चलो उसे भी देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या फिर टॉरिसेलिस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो हमारे पास कोई कंटेनर है, एक कंटेनर इस तरह बनाया जाए, और उसके बाद यहां से इसे और ऊपर कर दिया जाए। देखिए क्या किया गया है, आपको एक कंटेनर बनाकर दिया गया है, कंटेनर में अभी हम लिक्विड फिल करेंगे, और लिक्विड फिल करने के बाद बेटा ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो कंटेनर है इसमें वॉल पर किसी एक जगह पे छोटा सा स्मॉल ओरिफिस बनाया गया है। थोड़ा सा सेटल करने में टाइम लग गया, कोई बुराई नहीं उसमें। मान लीजिए कि ये सरफेस है और ये लिक्विड भरा हुआ है, अच्छे से लिक्विड भर लीजिए ताकि लगे, और शेड करना मत भूलिए, कलाकारी का विषय है सब। आइडियल लिक्विड है बेटा, बर्नौलिस थ्योरम काम करेगी। टोटल हाइट मान लेते हैं बेस से h, और ये भी इंश्योर करना है कि इस ओरिफिस से जो लिक्विड गिरेगा वो इस कंटेनर के बेस लेवल पर ही गिरेगा। कॉमन सेंस है, ये जो आपने छोटा सा छेद बना रखा है इसको हम नाम दिया करते हैं बेटा ओरिफिस, स्मॉल होल इज कॉल्ड ओरिफिस। इस ओरिफिस से लिक्विड बाहर आएगा, जो लिक्विड बाहर आएगा वो किसी वेलोसिटी से आएगा, और जो लिक्विड उस वेलोसिटी से आएगा तो कॉमन सेंस है नीचे गिरेगा और यहाँ गिर जाएगा। इसे ओरिजिन मान लें तो कॉमन सेंस है कि ये बन गया आपका रेंज, कि हमारे ओरिफिस से निकलने वाला लिक्विड कितना दूर जा रहा है। ये जिस वेलोसिटी से बाहर की तरफ लिक्विड गिर रहा है, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये कहलाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। यानी कि अगर किसी कंटेनर में होल कर दिया जाए तो स्मॉल होल से लिक्विड कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कहा यह जा रहा है कि एक्सपोज्ड सरफेस से आप मान लें कि आपने y डेप्थ नीचे होल किया हुआ है,
ये जो आपके लिए एक्सपोज्ड सरफेस है कंटेनर की, इसका एरिया A1 मान लेते हैं, और ये जो आपका ओरिफिस है इसका एरिया A2 मान लेते हैं। हमारे लिए जो ओरिफिस है वो बहुत स्मॉल है। अगर ओरिफिस बहुत छोटा है तो फिर जो A2 होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा A1 के कंपैरिजन में। तो कॉमन सेंस है कि अगर हम A2 डिवाइडेड बाई A1 करें, बहुत बड़ा नंबर नीचे, बहुत छोटा नंबर ऊपर, तो ये 1 से बहुत छोटा होने वाला है, मतलब 0.000 समथिंग इस तरह का होने वाला है। जैसे एक बड़ा कंटेनर टब लिया आपने बहुत बड़ा सा, और किसी कंपास से साइड में छेद कर दिया, तो कंपास का साइज बहुत छोटा है, तो छेद बहुत छोटा है, लेकिन जो कंटेनर है उसका साइज बहुत बड़ा है। ये उस तरह की चीज है। अच्छा, मान लें कि हमारा जो लिक्विड है वो नीचे आ रहा है किसी v1 वेलोसिटी से, सरफेस नीचे v1 वेलोसिटी से आ रही है, तो कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम के बारे में जरा विचार किया जाए। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कहां कहां के बीच लगानी? जो लिक्विड बाहर आ रहा है इसकी वेलोसिटी और जो सरफेस नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे a1 v1 इक्वल टू a2 इंटू v। ठीक है ना? तो जरा v1 के बारे में विचार करो तो तुम कहोगे a2 अपॉन a1 इंटू v। ये v फाइनाइट है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसको जरा गौर से देखो, इस हिस्से को, और ये तुम उधर लिख चुके हो कि ये 1 से बहुत छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब दिस टर्म अप्रोचेस 0, तो v1 अप्रोचेस 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपास से बहुत छोटा सा छेद बना दें तो जो एक्सपोज्ड सरफेस है वो बहुत रैपिडली नीचे आते हुए आपको नजर नहीं आएगी, तो ऑलमोस्ट आपको वो रेस्ट पर दिखाई देगी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है ना? फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि जो सरफेस है ऊपर की, exposed surface is at rest। एक तो ये बात हुई, तो दिमाग में रखें वो सरफेस रेस्ट पर ही है, काम खत्म। अब ध्यान दो, अगर ऊपर की सरफेस रेस्ट पर है तो उसके नीचे वाली सरफेस भी रेस्ट पर है, उसके नीचे वाली सरफेस भी रेस्ट पर है, उसके नीचे वाली सरफेस भी रेस्ट पर है। लॉजिकल है, क्योंकि अगर ऊपर वाली सरफेस रेस्ट पर नीचे वाली चल रही है तो गैप नहीं बन जाएगा, वो संभव नहीं। तो लगभग लगभग अंदर का लिक्विड की जो भी वेलोसिटी नीचे आने की है वो इग्नोरेबल है, तो हम अंदर के पूरे लिक्विड को रेस्ट पर मान सकते हैं। तो फिर हम ये कहेंगे इसमें लिक्विड इनसाइड द कंटेनर या वेसल इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। अंदर का जो लिक्विड है वो लगभग लगभग रेस्ट पे है, और ऐसा माना जा सकता है जितना ज्यादा आप एरिया का रेशियो ले लेंगे ये अप्रोक्सीमेशन उतना करेक्ट होता जाएगा। अब क्या खेल होगा? चलो अब खेल होगा, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि इसे इरेज करके यहीं पर आपके लिए थोड़ा बहुत खेल किया जा सके। ठीक, तो चलो इरेज करते हैं बाकी सबको, ताकि यहीं पर थोड़ी बहुत डेरिवेशन आपको दिखाई जा सके। चलो आगे, ये अंदर का पॉइंट है जिसे हम A बोल रहे हैं, ये बाहर का पॉइंट है जिसे हम B बोल रहे हैं। A एंड B आर जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस। ठीक, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो यहां लिख लेते हैं A एंड B आर जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड द ओरिफिस। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल इस्तेमाल करें तो क्या होगा? तो लिख लो यहां पे यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हम A और B में लगाएं तो A पर लिखेंगे P एट A प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू P2 का मतलब PB
प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रोजेस वाला टर्म तो कट ही जाएगा। और तुम्हें ये बात जरूर मालूम है, अभी अभी तुमने ये बात सीखी कि सर v1 की वैल्यू v2 के कंपैरिजन में 0 है, कुछ भी नहीं है, इग्नोरेबल, बहुत धीमी रफ्तार से अंदर का लिक्विड बाहर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये बाहर की तरफ बहुत तेज आ रहा है, वो नीचे बहुत धीमे आ रहा है। पी ए का मतलब जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर और इस वाई कॉलम दोनों की वजह से, तो ए का जो प्रेशर है उसे लिखा जा सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी और वाई डेप्थ बाहर। पी बी की बात करो, बी बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है का मतलब ये हुआ कि उस पे ऊपर कॉलम तो बचा नहीं बी के ऊपर, वो तो सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो लॉजिकली वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बचा, और यहाँ लिखा गया हाफ रो वी स्क्वायर, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो आपके पास आएगा रो जी वाई बराबर हाफ रो वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई बेटा 2GY और v की वैल्यू आई अंडर रूट 2GY। ये कहलाई वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, सस्ता टिकाऊ अच्छा डेरिवेशन, ये कहलाया बेटा वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। और ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा तभी है जब हमने छेद को छोटा माना है और सरफेस ऊपर वाली बहुत बड़ी मानी, अन्यथा ये सत्य नहीं, इसके अलावा भी काम होते हैं। फिलहाल इसके बाद देखिए क्या सीन है। अब जो चर्चा आती है वो आती है इस रेंज की चर्चा करो, गौर से देखना। जब ये लिक्विड आया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल, इसकी वेलोसिटी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। अगर भाई साहब की वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और इसके बाद सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली निकलता हुआ पानी जो है वो परफॉर्म करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला, तो ये पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। तो आगे जो गिर रहा है ये हिस्सा पूरी तरह से पैराबोला का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो फ्लूइड लगना नहीं। तो अब सॉरी, इसकी रेंज निकालने के लिए जरूरी कि हम इस पैराबोलिक पाथ को कंसीडर करें। तो चलो हम इसको बना लेते हैं। देखो बेटा, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसे बेस बोल रहे थे, और उसके बाद यहां पर हमारे पास किसी h-y हाइट से लिक्विड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके बाहर आ रहा था। गौर से देखो, अगर ये y और ये टोटल h है तो ये जो हाइट बची हुई है ये आपकी h-y ही है। ठीक है मेरी बात? चलो आगे देखो। तुरंत ही इस एक्सिस को बना लो x एक्सिस, और तुरंत ही इसे बना लो y एक्सिस, और फिर राइट वाला पॉजिटिव मान लो और ऊपर वाला भी पॉजिटिव मान लो। जहां से फेंक रहे हो इससे तुम ओरिजिन मान लो, ठीक था ना, जहां से प्रोजेक्ट करेंगे वो ओरिजिन। तो ये पार्टिकल इधर आ रहा है। एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस की चर्चा करो। अगर तुम सिर्फ y एक्सिस की चर्चा करो तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे y एक्सिस में तो वो लिखा जाएगा -h-y, क्योंकि वो तो नीचे आ गया नेगेटिव साइड में। एक्सेलरेशन देखोगे y एक्सिस में तो वो -g कहलाएगा, ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी अगर y एक्सिस की देखोगे तो वो 0 होगी, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली सिर्फ x एक्सिस में दौड़ना चाहता था। अब तुम अगर सेकंड इक्वेशन लगा दो, s of y equal to u of y into t plus half of a of y into t square, तो इनिशियल वेलोसिटी तो y में 0 है, खत्म हो गई। डिस्प्लेसमेंट को देखो तो -h-y, एक्सेलरेशन देखो तो -g into t square। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल करो, ये आया ट्वाइस ऑफ h-y अपॉन g इक्वल टू t स्क्वायर। तो यहां से जो बेटा t की वैल्यू आई वो आई स्क्वायर रूट ओवर ट्वाइस ऑफ h-y अपॉन g। अब यहां से रेंज की बातें करें तो रेंज की जब बातें करेंगे तो हम x एक्सिस में आ जाएंगे। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। x एक्सिस की वेलोसिटी वही है जिसे हम v बोल रहे हैं, और टाइम वो है फ्लाइट का जो हम निकाल कर लाए हैं। अभी टॉरिसेलिस थ्योरम में हमने देखा कि 2g/, ये निकलने वाली वेलोसिटी थी, और t का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्रूव किया ट्वाइस ऑफ h-y अपॉन g। रूट के अंदर चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो एक ही रूट में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखेंगे 2g/, इंटू ट्वाइस ऑफ h-y होल डिवाइडेड बाय g, तो g से g कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 to 4 इंटू y और फिर अंदर h-y।
ये रेंज का फॉर्मूला है। कितना स्मूथ, शरीफ, सुंदर फॉर्मूला, भाई वाह, निकल आया रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज के आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले को देखो बेटा। रेंज का जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है स्क्वायर रूट ओवर 4h माइनस वाई इंटू वाई। तुम देखो r डिपेंड्स ऑन y पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है पता नहीं, ठीक, मतलब कैसे क्या कर रहा है, सामने फंक्शन लिखा ही हुआ है, कोई लीनियर फंक्शन तो है नहीं। तो r इज अ फंक्शन ऑफ y, तो y की वैल्यू बदलते जाएंगे, r की वैल्यू बदलती जाएगी। तो ऐसा पाया जा सकता है कि यहाँ पर r की कोई मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो हम ये कहें कि फॉर r टू बी मैक्सिमम, r की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये जो अंदर लिखा हुआ टर्म है इसे मैक्सिमाइज होना पड़ेगा। h माइनस वाई इंटू वाई मस्ट बी मैक्सिमम। और तुम ये बात जानते हो कि किसी भी कंडीशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, कंडीशन गेन करने के लिए हमें पता चलता है जो फंक्शन है उसे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन आ जाती। तो हम कहें कि d अपॉन dy, क्योंकि y ही वेरिएबल है, छेद ही अलग अलग जगह पे तुम कर पाओगे, तो hy माइनस वाई स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया है, इसका डेरिवेटिव अगर 0 आ जाए तो ये मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आप बेटा इसको, यहाँ लिखा hy और यहाँ लिखा d बाय dy ऑफ y स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसे बहुत गौर से देखिए तो क्या लिख रहे होंगे, h बाहर, अंदर लिखा हुआ है dy अपॉन dy और यहाँ लिखा हुआ है बेटा d अपॉन dy इंटू वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे तो सिर्फ h बचा और dy बाय dy 1 हो गया, ये आया 2y बराबर 0। तो 2y की वैल्यू हो गई बेटा h, जिससे y की वैल्यू तुम्हारे निकल आई h बाई 2। तो अल्टीमेट बात ये है कि h बाई 2 यानी कि मिड पॉइंट पर अगर आप होल करते हैं तो जो रेंज आपको मिलने वाली है वो मैक्सिमम रहेगी। अगर आप होल जो बना रहे हैं, ओरिफिस बना रहे हैं, वो जितना लिक्विड आपने भर रखा है उसके हाफ लेवल पर अगर आप छेद बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ये बेटा अभी आपने मैक्सिमम रेंज नहीं निकाली है, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकाली। लेकिन अगर आप r मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको y की जगह पर h बाई 2 पुट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रेंज की जगह पे हम लिखते हैं 4 टाइम्स h माइनस y की जगह h बाई 2 और फिर से ये h बाई 2। ये देखिए 4 लिखा हुआ है, h माइनस h बाई 2 इज नथिंग बट h बाई 2 और सामने भी h बाई 2। तो एक काम करो, 2 2 4 खत्म, हमारे पास बचा स्क्वायर रूट ओवर h स्क्वायर। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सिर्फ h आ गया। तो जो मैक्सिमम रेंज आप एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं इस ओरिफिस से टॉरिसेली थ्योरम में, वो जितना हाइट आपने लिक्विड का भर रखा है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा रेंज अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो जो मैक्सिमम रेंज मिल सकती है वो मिलेगी तब जब टोटल कॉलम के मिड पॉइंट पर आप शेप बनाएंगे, और मैक्सिमम जो रेंज मिलेगी वो हाइट ऑफ द टोटल कॉलम के बराबर की मिलेगी। ये रही वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स और टॉरिसेलीस थ्योरम। इस तरह से डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बोर्ड सिलेबस के हिसाब से जितना भी कुछ कोर्स में है मैंने बहुत थरली उसे कराया है। इस वन शॉट वीडियो को देखेंगे और पूरा डायनेमिक्स आपका खत्म हो जाएगा। आज की चर्चा यहाँ खत्म करते हैं, लेक्चर को अननेसेसरी लंबा नहीं करेंगे। जितना कुछ आता है कोर्स में वो सारा मैंने करा दिया है, इसे देखें और पेपर में जो आएगा वो आपसे हो जाएगा, डुएबल रहेगा सारा कुछ। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है, आरटी अकेडमी पे पढ़ा नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और पूरे साल का कोर्स हमारे साथ यहीं पे कंप्लीट करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।